बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद खुद तो फंसे हैं, उन्होंने दर्जनों और फौजी अफसरों को फंसा दिया है। 9 मई वाले वाक़ये में, अरशी शरीफ वाले मामले में, और जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तो वहाँ जो वो गुल खिलाते रहे हैं, इस वाले थे। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बल्कि वो जो इंक्वायरी टीमें हैं वो सटपटा गई हैं। वो ये कहते हैं जनाब एक बंदा पकड़ते हैं इनकी निशानदेही पे फैज हमीद साहब की, तो वो 10 और बंदों के नाम ले देता है। एक कह लें कि आप वहाँ कड़मासा मचा हुआ है कि जनाब किसको पकड़े किसको छोड़े। और जो लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के अफसर हैं, साबकीन हैं अगरचे वो भी डिटेन हो चुके हुए हैं, उन्होंने हिरासत में लिए हुए हैं, और इनके करीबी साथी जो हैं वो भी उन्होंने पकड़े हुए हैं। और वो गिरफ्तारी तो नहीं कहते उसको, मैंने कल भी अर्ज किया था, वो कहते हैं अब डिटेन किया हुआ है इनको। वो कौन लोग हैं और फिर आर्मी चीफ इस सारे हवाले से इस मामले को कैसे देख रहे हैं। और इमरान खान साहब की चीखें निकल रही हैं, PTA वाले घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। और जो डाटा रिकवर हुआ है फैज हमीद साहब से, उसमें जनाब 35 से 40 सियासतदानों के साथ जो मेरी इत्तला है उनके राब्ते थे, रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले, और रिटायरमेंट के बाद भी वो हदायत जारी करते रहे हैं, मशवरों में शामिल रहे हैं, उनके ग्रुपों में शामिल रहे हैं। फैज हमीद साहब सारा रिकॉर्ड जो डाटा जो है वो रिकवर हो चुका हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है। और आर्मी चीफ के हवाले से ये मैं अर्ज कर दूं कि जनाब जो मेरी इत्तला है कि वो डिसिप्लिन के हवाले से बड़े टचिंग हैं, बड़े हसास हैं, लेकिन वो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। वो उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि जनाब इससे जो फौज की बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर डिसिप्लिन के हवाले से बड़ी बदनामी हुई है। और इमरान खान के हवाले से जो बातें हो रही हैं, और ये इमरान खान और फैज हमीद साहब का आपस में जो जुड़ा हुआ है सारा कनेक्शन जो है, वो सारे रिकॉर्ड, तो वो कह रहे हैं कि जनाब वो एक पक्के सबूत उनके हाथ में लग चुके हुए हैं। और वो जो बातें हो रही हैं जनाब, इनका जो अगर कोर्ट मार्शल होगा इमरान खान का भी फैज हमीद के साथ, तो जनाब बड़ी बदनामी होगी, बड़ा प्रेशर आएगा, ये होगा वो होगा। वो कहते हैं जनाब कानून कानून है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। अगर कानून इजाजत देगा कि इमरान खान साहब जो है इनका भी उनके साथ ट्रायल हो फैज हमीद के साथ मिलिट्री कोर्ट में, तो वो होगा। और जो बदनामी होना थी वो हो गई है, और इसके जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब और PTA का खास तौर पर जो सोशल मीडिया है वो इसका जिम्मेदार है। इस नहज पे पूरे मामले को पहुंचाने वाले ये खुद हैं। कितनी देर तक इंतजार किया गया, फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी जो है उनको बुलाया गया, 2 लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के अफसर जो थे जिस दिन ये गिरफ्तार हुए हैं उनसे मिल के आए हैं, उन्होंने चाय शाय पिलाई है, इनको समझाया है कि जाने दे फैज हमीद साहब। लेकिन फैज हमीद साहब पता नहीं किस जोम में थे, फिर वो निकले हैं, फिर वो बाहर है, फिर पीछे से हुक्म आया, इनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिए गए। 12 अगस्त के रोड वोट की बात है। अब जो वहाँ सूरत हाल है, जो मुझे पता चला है कि 9 मई के हवाले से बहुत संजीदगी के साथ मामला जो है वो देखे जा रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। और जो प्रेस रिलीज आई SPR की तरफ से आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इन्होंने जो इंतशार फैलाया है ओहदे से फारग होने के बाद, वो भी देखा जा रहा है। जो फितना हुआ, जो प्रसिद्ध वाकयात हुए, खास तौर पर 9 मई वाला जो वाकया है इस हवाले से। और ये जो कह रहे हैं ना इमरान खान वगैरह जनाब 9 मई की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी मैंने तो कल भी अर्ज किया था करवा लें, वो उल्टी इनके गले में फिट हो जानी है, उल्टी पड़नी है। अब वहां पे 9 मई की इंक्वायरी हो रही है ना, तो उसमें अब देखें कोई जजेस के नाम भी आ रहे हैं, क्या हो रहा है। एक आध रिटायर हो गया हुआ है, शायद एक आध मौजूद हो जिन जजों के नाम आ रहे हैं। तो वो जो सब कोर कमांडर लाहौर थे ना, ये टारगेट जो थे ना सेट करके किसने दिए थे? फैज हमीद साहब ने। उन्होंने बताया था, वरना वो फैसलाबाद में किसको पता था कि ISI का दफ्तर कहाँ है। जो फैसलाबाद में लोग रहते हैं, अगर आपके जानने वाले वहां रहते हैं तो पूछिए जरा उनसे, फैसलाबाद में ISI का दफ्तर कहाँ है जहां इन्होंने जाके चढ़ाई की थी। और फिर मियाँ वाली एयरबेस पे जो हमला किया गया, और इमरान खान ने जो कहा इस बाबत शहादतें मौजूद हैं कि जनाब आर्मी चीफ को मैं, सॉरी एयर चीफ जो है उसको मैंने लगाया हुआ है, वो अपना बंदा है, टेंशन ना लें आप। लेकिन हुआ उल्ट उसके, ये गए हैं, दीवारें गिराई हैं, जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, सारा कुछ हुआ है। फिर वो जो अभिनंदन वाला, वो मैंने अर्ज भी किया था शायद किसी व्लॉग में,
کہ अभिनंदन का त्यारा गिराने के लिए जो त्यारे उड़े थे वो मियाँ वाली एयरबेस से उड़े थे। और फिर क्या पैगाम गया कि जनाब हमारा अभिनंदन का त्यारा तो आपने गिरा लिया, लेकिन आपके अपने ही लोगों ने मियाँ वाली एयरबेस को आग लगा दी और वहां जो मॉडल लगा हुआ था एम.ए. मालम का त्यारे का, उसको जला दिया। ये सारी चीजें जो हैं अब ये रिकॉर्ड पे आ चुकी हुई हैं, मामलात आगे चल रहे हैं। और 9 मई के बाद में कोर कमांडर लाहौर की बात कर रहा हूँ ना, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उनके साथ रिश्तेदारी है। वो नवीद रसूल मिर्जा साहब के भांजे हैं और नवीद रसूल मिर्जा साहब की इनके साथ रिश्तेदारी है जनरल सलमान फयाज गनी साहब के साथ। और फिर जो मुसर्रफ जहीर चीमा और इमरान खान की गुफ्तगू हुई थी, जब इमरान खान गिरफ्तार होते हैं उसके बाद फोन पे उनकी बात करवाई जाती है, तो वो कहते हैं आजम स्वाति से बात जरूर करना। तो जो ये कोड नेम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आजम, ये उनके लिए नाम इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये असल में वो ये पैगाम देना चाहते हैं। आजम स्वाति का क्या मामला, क्या ताल्लुक है इस मामले से, कि वो ये कहना चाह रहे थे जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो है ये बात की जाए। अब इस इशू पे जो जनरल सलमान फयाज गनी साहब हैं, मेरी इतला किताब 9 मई वाला जो एक बखेड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया हुआ है, उसमें ये जनाब इनको डिटेन कर लिया गया है जनरल साहब को। फिर फैज हमीद साहब के एक कोर्समेट से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और पता ये चला है कि जो जियो का सेटअप है उसका वो हिस्सा रहे हुए हैं, उनको भी इतला है कि डिटेन कर लिया गया है। और फिर आईएसआई के उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे इस्लामाबाद के, वो भी उनकी आर्मी की हिरासत में है, वहाँ हैं। और फिर उनके स्टाफ ऑफिसर थे, वो सिविलियन हैं, वो फौजी नहीं हैं, उनका नाम है अरसलान सती, ये भी पता चला है कि वो भी हिरासत में है। और फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, उनका नाम भी सुनने में आया है। ये इस तरह के लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तार किया। और मैंने अर्ज किया ना, वो कहते हैं जब एक बंदा पकड़ते हैं वो 10 और बंदों के आगे नाम ले देता है। और वो जो सटपटा गए हैं इंक्वायरी अफसर जो है ना, ये इतना बड़ा बखेड़ा या खलारा या पंडोरा बॉक्स कह लें, इतना ज्यादा खुल गया है ना, लेकिन वो इसको समेट रहे हैं अब। और फिर दूसरी जो बात है कि अरशद शरीफ वाला जो मामला है उसकी इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये मिड दिसंबर में 15-16 दिसंबर को जैसे ये एक प्रेस रिलीज जारी हुई है ना, एक बड़ा एलामिया इख्तियार की तरफ से आया है, जनाब के चार्जशीट कर दिया गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है फैज हमीद साहब के खिलाफ। तो ये मिड दिसंबर में एक और इसी तरह का एलामिया जो है ना फैज हमीद साहब के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक होने वाली है। वो अरशद शरीफ वाली भी हो सकती है, वो टॉप सिटी वाला जो मामला है इसमें कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है, बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और फिर वो जो 9 मई वाला है वो बख्शिश नहीं होनी। और जो बहुत सारे बंदे जो थे ना पहले गिरफ्तार किए गए या डिटेन किए गए या शामिल तफ्तीश किए गए इंक्वायरी में, अब वो लोग जो हैं दोबारा, जिनको घर भेज दिया गया ठीक है जाएं आप, लेकिन मुल्क नहीं छोड़ना, हमें बता के जाना है, कहीं इधर नहीं जाना, अब उन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और वो कुछ और चीजें भी हैं कि कुछ ऐसे, जब ये डीजीसी थे और फिर डीजीआईएसआई थे, तो जाहिर है जो डीजीसी और डीजीआईएसआई जो है, जो आईएसआई का डिपार्टमेंट है, शोबा है, ये हर बात जो है वो आर्मी चीफ से पूछ कर नहीं करता। अब वहां जो इंक्वायरी के दौरान इन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा का बार बार नाम दिया है फैज हमीद साहब ने, लेकिन वहां जो शनीद है वो ये है कि जनाब ये जो काम आपने डाले हुए हैं ये तो हुजूर वाला आर्मी चीफ से पूछे बगैर डाले हुए हैं। और फिर जब ये कोर कमांडर पेशावर थे, वहां कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि वहां कोई इन्होंने पता नहीं कितने सेल सुल बनाए हुए थे, अपने तौर पे काम शुरू कर दिया हुआ था कुछ। और फिर इन्होंने, जब ये कोर कमांडर पेशावर थे, इमरान खान की हुकूमत जा चुकी हुई थी, पीडीएम की हुकूमत आ गई हुई थी, तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान इन्होंने एक खुद मुजाहरा अरेंज किया कोर कमांडर पेशावर हाउस के बाहर। ये सारी चीजें जो हैं सबकी इंक्वायरी हो रही है कि जनाब वो ताने बाने कैसे मिलते हैं और वो जो 35-40 सियासतदान है वो कौन है। और फिर अरशद शरीफ साहब वाला मामला वो बड़ा
संजीदा मामला है, सीरियस मामला है, मुल्क से इन्होंने बकाया उनको, और फिर उनका जो कत्ल हुआ उसको फिर पीटीआई ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो जो टॉप सिटी वाला मामला है उस हवाले से, और जो मैंने कह रहा था ना कि मैं बीच में बात और तरफ निकल गई, कि जो जब ये थे ना डीजीसी और डीजीआईएसआई, हत्या के कोर कमांडर पेशावर, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ कुछ और हसास अदारे भी हैं, एमआई वाले भी हैं, कुछ और लोग भी हैं फौज के अंदर जो अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं। वो जो रिपोर्टें हैं ना, उनको भी टाकी शाकी मार ली गई है। वो रिपोर्टें जो हैं, वो जो इंक्वायरी टीमें हैं, उनकी मुआवनत के लिए उनको फराहम की जा रही हैं, या फिर उनके मुताबिक वो इंक्वायरी अपनी आगे चला रहे हैं। ज़ाहिर है उन जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें जो है ना वो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जाती, उनके हक में नहीं जाती। और फैज़ हमीद साहब के साथ इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों के नाम जुड़े हुए हैं सर। वो जो 35-40 बंदों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनमें ये भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, जब मैं साबिक कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज गनी साहब की बात कर रहा हूँ ना, तो उनसे ज़ाहिर है पूछताछ हुई है, इंक्वायरी हुई है, तो उनकी इंक्वायरी के हवाले से ये पता चला है कि कुछ हाज़िर सर्व जो फौजी अफसर हैं उनके बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए। ज़ाहिर है वो अगर कोर कमांडर के तौर पे कुछ कर रहे थे, तो फिर ज़ाहिर है उनके जो साथ काम करने वाले थे, उनके मतहत जो काम करने वाले थे, उन अफसरों को, फौजी अफसरों को बहुत सारी मालूमात होंगी जो वो इंक्वायरी कमेटी के सामने रख रहे हैं। और मैंने अर्ज किया कि डिसिप्लिन के मामले में आर्मी चीफ किसी किस्म की रायत जो है वो करने के मूड में नहीं है, लेकिन वो सारी सूरत-ए-हाल से खुश भी नहीं है, ये मैं बता दूं। और अगर आर्मी चीफ और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स और फिर कोर कमांडर्स ये फैसला कर लें कि जनाब इस बात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर वो जो मतहत अफसर हैं वो कैसे पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं, ये इंक्वायरी में झूठ बोल सकते हैं, जबकि सबूत जो है वो सामने रखे जा रहे हैं। और जो मुल्जिम है, मेन मुल्जिम जो है, फैज हमीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो खुद ये तस्लीम कर रहा हूँ कि हाँ जी ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, लेकिन उसके लिए वो उनके पास मुख्तलिफ बहाने हैं कि ये इसलिए हुआ था और ये इसलिए हुआ था, ये इसमें जनरल बाजवा साहब थे, बाजवा साहब ने ये कहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन इस हवाले से उनके पास कोई सबूत या शवाहद नहीं है कि जनरल बाजवा ने ये बात की थी, क्योंकि जो इलीगल काम किए जाते हैं उसमें कोई लिख के तो देता नहीं, लिख के तो ऑर्डर दिया नहीं जाता। और इन्होंने अपने इख्तियारात से आगे बढ़ के जो खेलने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्वायरियाँ। अब ये टॉप सिटी वाला जो मामला है ना, ये तो आप समझे एक छोटा सा मामला है। आप एक तरफ एक पहाड़ रख दें और दूसरी तरफ एक छोटी सी चट्टान रख दें, ये वाला इशू है सर, ये टॉप सिटी वाला। तो बाकी जो मामलात हैं उनमें जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए जाए, उनमें जो फर्द जुर्म लगनी है, उसमें जो इंक्वायरियां चल रही हैं, वो तो मामलात बड़ी दूर तक जा रहे हैं सर। ये जो मैंने बताया फौजी अफसर पकड़े हुए हैं, एक कोर कमांडर और यानी लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो इस वक्त जो है वो डिटेन है, उनके पास है। और फिर दूसरी जो बात है कि वो जो टॉप सिटी वाला मामला है, तो उसमें वो ये भी पता चला है कि जनाब वो तो वैसे पहले भी ये बात आ चुकी हुई है, शायद इसमें विलाग भी कर चुका हूँ। तो ये मामला शुरू हुआ था, एक ज़ाहदा जावेद नाम की खातून है, लंदन में रहती है वो। अच्छा, मजे की बात ये कि उनका इंटरव्यू जो है ना वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। जो ज़ाहदा जावेद साहबा है वो दावेदार थी कि जो ये टॉप सिटी है ना ये मेरा है और ये हमारा मुलाजम होता था, जो कंवर मोइज जो इस वक्त मालिक है और जिसकी दरखास्त पे सुप्रीम कोर्ट में हुक्म दिया था। तो वो उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स सेल बनाया हुआ था साकिब निसार साहब ने, वहाँ एक दरखास्त दी थी और चैम्बर में फिर इसकी समात वगैरह भी हुई थी, वहाँ पे डालने के लिए उनकी जो भी मामला था। फिर उनकी मुलाकात होती है फैज़ हमीद साहब से, कोई अरेंज करवाता है, वो कहती है जनाब, और फिर फैज़ हमीद साहब जो कहते हैं टॉप सिटी हमें दे दे, तो वो कहती है कि मैं समझ रही थी टॉप सिटी ये फौज के लिए मांग रहे हैं, लेकिन वो तो शायद अपनी ज़ात के लिए मांग रहे थे। वो कह रहे थे जनाब उनका जो भाई है नजफ सरदार, नजफ हमीद, उनके नाम शाम करते हैं। इस तरह के मामला सारे जो हैं ये आपस में जुड़े। और बाद में ये जब 3 रुकनी बेंच में ये मामला आया है, वो कंवर मोइज वाला, उसकी दरखास्त जो है, तो नवंबर 2023 में 3 रुकनी बेंच था। वो कल मैंने बताया था, वो काजी फायद ईसा साहब थे और मिनीद्दीन खान साहब थे और अतर नीला साहब थे।
تو وہاں انہوں نے بلایا تھا ہیومن رائٹ سیل ایک بنایا ہوا تھا ساکم نثار صاحب نے، اور ساری ہینکیاں پھینکیاں اس سیل کے ذریعے ہوتی تھی، جس کو بلا لیا، جن کو معاملات نیچے والی عدالتوں میں چل رہے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس بلا کے جناب جو نا وہ منجی ٹھوکتے رہے لوگوں کی. تو وہ انہوں نے بتایا جناب وہ ریکارڈ لائیں اس کا جناب وہ جو زاہدہ جوید والا جو ہیومن رائٹس والا کیس ہے، تو انہوں نے بتایا جناب وہ جاتے وقت وہ کہتے 3,98,000 مختلف نوعیت کی درخواستیں تھیں وہاں ہیومن رائٹس سیل میں. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ عدالت میں ہیومن رائٹس سیل کے جو انچارج تھے انہوں نے آ کے بتایا تھا 3 رکنی بینچ کے سامنے کہ جناب وہ 3,98,000 کے قریب جو درخواستیں وغیرہ اور ریکارڈ تھا نا، وہ ساکم نثار صاحب جاتے ہوئے حکم دے گئے تھے، اور ان کے حکم پہ وہ ان کے جانے سے پہلے جلا دیا گیا تھا. یعنی وہاں سے یہ ریکارڈ جو ہے زاہدہ جوید والا یا ٹاپ سٹی والا وہ جل گیا، وہ ضائع ہو چکا ہوا ہے، وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا یہ وہ بتا ہی دیے انہوں نے جناب، جل گیا ہوا معاملہ. تو یہ سارے معاملات اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی جو عمران خان کی چیخیں نکل رہی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی بہن گھبرائی ہوئی ہے، ان کی پی ٹی آئی کی قیادت گھبرائی ہوئی ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب پہلے تو جو کہتے تھے نا کہ جب صرف مقتدرہ سے بات کرنی ہے، جن کے پاس اختیار ہے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، سیاستدان کون ہے کبھی ان سے بات نہیں کروں گا، یہ کہا کرتے تھے نا خان صاحب. اور پھر عمر یوسف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ جو پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں اپنا دکھڑا بھی روتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم انصاف چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں سڑکوں پہ آنے پہ مجبور نہ کیا جائے. بھائی میرے سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیں آپ ایک دفعہ اور یہ شوق پورا کر لیں. یہ 9 مئی کے بعد جتنی طرف بھی انہوں نے کال دی ہے احتجاج کی، وہ جو گراف ہے احتجاج کا وہ نیچے کو آیا ہے. اور آخری جو کال انہوں نے دی تو کہاں سے لوگ ہیں؟ پنجاب سے کتنے لوگ نکلے ہیں؟ پنجاب سے لوگ نکلے ہی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جناب بڑا جناب پنجاب میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا. خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے، جو افغانی آئے تھے، اور جو افغان ہیں وہ گرفتار ہیں کچھ 37 کے قریب. تو وہ کون تھے؟ اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں سیل سل بنائے ہوئے تھے جب کور کمانڈر پشاور تھے، تو میں بھی وہ جو جتھے مسلح جتھے آتے ہیں پنجاب کی طرف، وہ انہی سیلوں کی پیداوار ہوں، وہی پل بڑھ رہے ہوں. اور پھر ان سیلوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا پھر ہو رہا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں جو مسلح حملے کرتے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے ان کے تانے بانے جا کے بھی وے سے جوڑتے کو فیسیلیٹیٹ کر کے گئے ہوئے ہوں. جب کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت تو یہ زوم میں تھے نا کہ اگلا آرمی چیف میں ہوں، تو یہ ساری جو انلیگل چیزیں میں کر رہا ہوں تو مجھے پوچھنے والا کون ہے. تو اب پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. یہ جب ایک پریس ریلیز جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم پارلیمنٹ کے ذریعے انصاف چاہتے ہیں. اور پھر جو ایاز صادق صاحب ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے ساتھ جا کے ملاقات بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور وہاں یہ طے بھی ہو جاتا ہے ذرائع کے مطابق کہ جو یہ معاملہ ہے جو مذاکرات ہوں گے یہ پارلیمنٹ کی سطح پہ ہوں گے، اور پھر کوئی شرط نہیں ہوگی، بغیر شرائط کے، یعنی کوئی فریق شرط رکھے بغیر آئے گا. تو یہ تو جو ہے یہ 2 مطالبے جو لے کے آئے ہوئے ہیں، پہلے کئی مطالبے تھے، سب سے بڑا مطالبہ تو ان کا یہ تھا نا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. اس کے لیے تحریک شریک چلا رہے تھے نا. پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف قانون اور آئین کی بالادستی کی بات، وہ ان کے وکیل جو ہے حامد خان گروپ، انہوں نے بھی کمپین چلانے کی اور تحریک چلانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں چل سکی. تو سب کے سامنے ہی آپ کے، بلکہ جو بلوچستان ہائی کورٹ اور جو سندھ ہائی کورٹ جہاں ان کے لوگ جو ہیں پچھلی مرتبہ پروفیشنل گروپ کے لوگوں کی وہاں تھی، وہ اقتدار میں تھے. اب دوسرا گروپ جو ہے وہ وہاں اقتدار میں آ گئے، وہ تحریک بھی چل نہیں سکی. یعنی ان کو وہ کہیں کچھ سپیس مل نہیں رہی تحریک چلانے کے لیے. اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ 2 نکات پہ سکڑ کے آ گئے ہیں. ایک یہ کہ نا 9 مئی اور جو 26 نومبر کے واقعات ہیں ان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کے نیچے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، ایک بات. اور وہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دونوں انکوائریاں جو ہے نا انہوں نے اپنی گردن پھنسانی ہے اس میں، یہ 26 نومبر والے میں بھی اور 9 مئی والے میں. اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ رہ گیا ہے مینڈیٹ سے نیچے آ کے کہ جناب جو بےگناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں، بند ہیں، انہیں رہا کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. خان صاحب تو سیاسی قیدی نہیں ہیں،
ان کی رہائی تو ایسے عمل میں نہیں آنی. ان کے خلاف جو الزامات ہیں اور بہت سے 2-3 مقدمات میں ان کو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے, وہ سزائیں معطل بھی ہیں. اب مزید سزائیں ملنے والی ہیں. وہ سزائیں ملنے والی جو مقدمات ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں. اور پھر سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے دی تھی نا, پہلے 13 کو اجلاس ہونا, وہاں ہونا تھا, اجلاس ہونا تھا, اور پھر 14 سے شروع کرنی تھی انہوں نے پشاور میں. تو سول نافرمانی کی تحریک, وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, وہ سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلنی. ان کی 2014 میں بھی کوشش کی تھی اس وقت بھی. اور پھر یہ ملک دشمنی ہے, لوگ جو آنکھیں کھل رہی ہیں یار لوگوں کی, لوگ ہر وقت جو ہے وہ ان کو نہیں رکھا, ٹرانس میں نہیں ہوتے نا کلٹ کے, وہ کبھی نہ کبھی تو ہوش آتے ہیں نا. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ قوم کو ہوش میں بھی لا رہی ہیں, ان کے عزائم بھی بتا رہے ہیں. اور مضموم مقاصد جو پریس ریلیز میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وہ مضموم مقاصد جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اب مینڈیٹ شینڈیٹ, اب ان کو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرائل ہے نا ہمارے لیڈر کا, یہ کہیں وہاں نہ چلا جائے ان کے ساتھ, فیض حمید صاحب کے ساتھ. اور یہ جو سول نافرمانی کی تحریک والی بات ہے, یہ میرے خیال جب مذاکرات شروع ہوں گے نا, تو پھر وہ کہیں جناب مذاکرات شروع ہو گئے, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ جو نا سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا مذاکرات کے بعد دیکھیں گے. اچھا, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرون ملک ہمارے بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی بھائی, تو وہ جناب پیسے نہ بھیجیں, رقوم کم کر دیں, ہنڈی کے ذریعے آئے وغیرہ. دوسری طرف علیمہ باجی کا میں کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہ اس میں فرما رہی ہیں, درخواست کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, جناب جو شہید ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو زخمی ہیں, ان کی مالی مدد کے لیے, مالی اعانت کے لیے, ان کی فیملیوں کے لیے آپ پیسے بھیجیں. تو وہ پیسے کیسے بھیجیں گے؟ انلیگل طریقے سے بھیجیں گے. انلیگل طریقے سے بھیجیں گے تو وہ بلیک منی ہوگی, اور بلیک منی ہوگی تو پھر وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, میں سزائیں کچھ آگے پیچھے کر گیا تھا, وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے نا 2010 کا, اس میں پھر 2016 میں ترمیم آئی تھی. تو اس کا جو سیکشن 4 ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب منی لانڈرنگ کا جو ملزم ہوگا نا, 2 نمبری کے ساتھ جو رقم اکٹھی کرے گا, ٹیکس ٹوکس بچائے گا, انلیگل طریقے سے پاکستان میں رقم لائے گا, تو اس کو جناب 1 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے, 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے, اور بعض صورتوں میں جو جرمانہ ہے نا وہ 50 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے. اور وہ اس بلیک منی کے ساتھ جو جائیداد بنائے گا نا, وہ بھاگ سرکار ضبط ہو سکتی ہے. تو یہ کیا چاہتی ہیں کہ جناب وہاں سے جو پیسہ آئے اوورسیز پاکستانی بھیجیں. پہلے ہی فارن فنڈنگ کے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, تو اب وہ بھی چاہتے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے, وہ کیسے مطالبہ کر رہی ہیں. بڑی عجیب و غریب کیفیت میں اس وقت گرفتار ہے یا پھنسی ہوئی ہے پی ٹی آئی, اور یہ معاملہ مکمل طور پہ جڑا ہوا ہے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب اور بشرا بیگم دونوں اس میں پوری طرح ملوث ہیں. اب انتظار کیجئے, جو میں نے عرض کیا ہے کہ مڈ دسمبر میں 15-16 دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ ایک اور بڑا اعلامیہ جو ہے اس حوالے سے, فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی انکوائریاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا اعلامیہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.